आज की कहानी का शीर्षक है एक अधूरी कहानी। आज मामी जी की अंत्येष्टि भी हो गई। यह जो भीड़ उमड़ी है मामी जी के लिए कम, मामा जी के रसूख के कारण अधिक है। लग रहा है मानो आधा शहर ही आ पहुंचा है यहाँ। हमारे नाना जी आज भी गांव के पैतृक मकान में ही रहते हैं। उनकी वहाँ बहुत इज्जत है, बेटे के पद के कारण नहीं, उनकी विद्वता, सत्यनिष्ठा एवं सबकी सहायतार्थ हाथ बढ़ाने की तत्परता के कारण। उनके यही गुणों से प्रभावित नाना जी के एक मित्र अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे अर्थात हमारे मामा जी के लिए लेकर आए, इस विश्वास के साथ कि पिता के संस्कार बेटे ने भी पाए होंगे। नाना जी ने फौरन हामी भर दी, पर जो गुण नाना नानी में रचे बसे थे, उन्हीं गुणों का खोखला आवरण ओढ़े बेटा राजनीति में कूद गया था, जहां इन गुणों को ढकोसला तो किया जाता है, लेकिन सचमुच उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं जाता। वास्तविक आचरण तो इसके ठीक विपरीत भी न रहा सकता है। मंत्री नहीं बन पाए तो क्या, प्रांत के विधायक तो हैं ही हमारे मामा जी। अनेक लोग ऋणी हैं उनके, किसी का तबादला रुकवाना हो या करवाना हो, सब कुछ करवाने में सक्षम हैं वे। और मामी जी, उनकी क्या हैसियत थी। लोग शोक सभा में आए लोगों की बातें सुन अंदाज़ा लगा सकते हैं। गरीब परिवार की बेटी इतने ऊंचे पदाधिकारी की बीवी बनी बैठी थी, और क्या चाहिए था उसे। रानी बनाकर रखा था झा साहब ने, ऐश कर रही थी। इतने बड़े राजपाट से उठकर चली गई बेचारी। कहने वालों में अपरिचित लोग तो थे ही, साथ ही उनके निजी मित्र और रिश्तेदार भी थे। मेरा जी चाह रहा था उनका मुंह बंद कर दूं किसी तरह और चीख कर कहूं, सच नहीं जानते हो तो चुप तो रह सकते हो। मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ सच। यदि मृत व्यक्ति अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकता तो हम जीवित होकर भी मुँह सिए बैठे रहें क्या। पर इन सब का क्या कसूर, जब मैं चाह कर भी और सब जानते हुए भी सच बोलने का साहस नहीं कर पा रही थी। नाना जी की पड़क एकदम सही निकली थी। अपनी कर्मठता से मामी जी ने पूरे घर को तो संभाला ही, साथ ही अपने स्नेहिल स्वभाव से सबका मन भी जीत लिया। घर की परंपराओं संस्कारों को यूं अपना लिया जैसे इसी घर में पली बड़ी हूँ। हमारे रिश्तेदारों में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने किसी न किसी सदस्य ने शहर आकर मामी जी का आतिथ्य न पाया हो। कोई इलाज के लिए जाता तो कोई किसी को विदेश जाने के लिए वीज़ा बनवाना होता, कोई शादी की खरीदारी करने जाता तो कोई अपनी बेटी के लिए वर देखने बिना झिझक के चले जाते सब। मामा जी को तो अपने रिश्तेदारों के नाम तक नहीं याद रहते, पर मामी जी के भीतर स्नेह की अविरल धारा ही बहती थी, जो अपने पराये सभी को समान रूप से तृप्त करती थी। सबका मन जीत रखा था मामी जी ने, नहीं जीत पाई तो बस अपने पति का मन। विज्ञान के विषय लेकर मैंने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। डॉक्टर बनने की धुन सवार थी मुझ पर, जिसके लिए कोचिंग की ज़रूरत थी। मम्मी ने मुझे अपने छोटे भाई के घर शहर भेज दिया। हाँ, यही तो कहते थे सब कि मैं अपने मामा जी के घर रहती हूँ। ठीक ही तो है, घर तो सदैव पुरुषों का ही होता है ना, चाहे उसमें स्त्री अपना सर्वस्व ही समर्पित क्यों न कर दे। तिस पर एक अति कठोर मास्टर के रूप में हमारे मामा जी थे। जरा सी चूक हुई नहीं लगते डांटने डपटने। उनकी कोई संतान नहीं थी। मामी जी ने अपने सब परीक्षण करवा लिए थे, उनमें कोई दोष नहीं था। डॉक्टरों के अनुसार मामा जी को अपने परीक्षण करवाने चाहिए थे, पर यह कैसे हो सकता था। पुरुष में भी कभी कोई दोष हुआ है क्या। और मामा जी बिल्कुल राजी नहीं हुए डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर बांझ होने की गाली मामी जी ताउम्र सुनते ही रही। शहर आकर मामी जी अपना देहाती परिवेश छोड़ पूरी तरह से आधुनिका बन गई थी। पढ़ी लिखी तो थी ही, पहनावा भी शहरी अपना लिया था। मामा जी की उन्नति के साथ साथ अपना रहन सहन, बोल चाल का ढंग सब बदल लिया था, ताकि मामा जी को कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पर मामा जी को तो अपनी पत्नी में मीन मीख निकालने की सामाजिक अधिकार ही मिला हुआ था।
वे हमेशा कोई न कोई नुक्स निकालते रहते। मामा जी के पास सहायतार्थ लोग आते ही रहते थे। ऐसे ही कभी गायत्री भी आई थी, तब मैं वहीं रहती थी। मैंने भी देखा था उसे, नव खिली कली सी। विधाता ने असमय ही उसके माथे का सिंदूर पोंछ दिया था और दफ्तर के बाबू आधिकारिक रूप से उसे मिलने वाले पेंशन दबा कर बैठे थे। अतः फरियाद लेकर गायत्री आई थी मामा जी के पास। मामा जी ने तो कभी आत्मीयजनों का काम भी न किया होगा, बदले में कुछ पाने की उम्मीद लिए बिना। तो उसका कैसे करते? और रिश्वत केवल पैसों की ही शक्ल में ली जाती है क्या? हमारी नैतिक मर्यादाएं, सामाजिक नियम कानून, ये सब स्त्रियों के लिए ही बने हैं। मामा जी को गायत्री भा गई। संभव है गायत्री ने पहली बार समर्पण अनिच्छा से ही किया हो, पर उसके कोई आगे था न पीछे। शहर के इतने शक्ति संपन्न व्यक्ति का संरक्षण मिल रहा था उसे, और यूं अस्थायी ही हो गया उनका संबंध। पत्नी की भावनाओं का विचार करके नहीं, अपितु अपनी प्रतिष्ठा की खातिर गायत्री को शहरी सीमा के बाहर घर ले दिया था मामा जी ने। दिन भर मामा जी अपने सरकारी आवास पर रहते, लोगों से मिलना मिलाना, सरकारी काम सब वहीं से निपटाते। पर अंधकार की चादर बिछते ही वह अपनी प्रिया के पास पहुंच जाते और क्षेत्र का दौरा करने के बहाने 2-1 दिन के लिए गायब रहते। पर उनका पड़ाव वहीं होता था। बहुत करीबी रिश्तेदार या चंद्र मित्रों को छोड़ बाकी सबके लिए वे साफ पाक आदर्श पति ही बने रहे सदैव। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखला लिए साल भर हुआ होगा जब मामा जी और गायत्री के संबंध की चर्चा मैंने पहली बार सुनी। मम्मी ने मेरे सामने इस बारे में कोई बात कभी नहीं की। ये सब तो मैंने नानी से उनके संग हुई बातों से जाना। मैं देख रही थी कि मम्मी, नानी समेत सब संबंधियों ने मामी जी से दूरी बना ली थी। अब मम्मी मामी जी से पहले की तरह फ़ोन पर घंटों बातें न करती। नानी भी तीज त्यौहार की याद नहीं दिलाती। मेरे मन को बहुत ठेस लगी। मैं आज जिस मुकाम पर पहुंची थी उसका पूरा श्रेय मामी जी को ही जाता था। उन्होंने सिर्फ कर्तव्य पूरा करने जैसी देखभाल नहीं की थी, मेरी बेटी जैसा स्नेह भी दिया था मुझे। मैं मम्मी और नानी को समझाने का प्रयत्न करती, पर बड़ों के सामने बढ़ चढ़ कर बोलने का अधिकार बच्चों को नहीं था, बेटियों को तो बिल्कुल नहीं। और मेरे सब संबंधियों ने भी मामी जी से दूरी बना ली थी। काफ़ी अरसा बीत गया। जो बातें मैं तब न समझती वह अब समझने लगी थी, महसूस करने लगी थी। मामी जी की अकेली रातों की वीरानगी और उससे भी बढ़कर उनके भीतर छिपा पराजय का बोध, परित्यक्ता का अपमान किससे बांटती होंगी वे अपने मन का दर्द। कितना भी प्रयत्न करती, उनकी उम्र में अपने से 15 वर्ष या कम युवती का मुकाबला वो कैसे कर पाती। उम्र तो अपने पंजों के निशान स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से छोड़ती है ना। पर स्त्री तो पति की दीर्घायु की कामना करती रहती है तमाम जीवन। फिर पुरुष ही क्यों अपनी ब्याहता को भूल नई खिली कली को देख उधर ही दौड़ पड़ता है। पर कुछ प्रश्न पूछे ही नहीं जाते शायद। सवाल तो और भी हैं, अधिक पेचीदा, अधिक उलझे हुए, जिनके उत्तर आज तक तलाश रही हूँ मैं। उलझे धागों की तरह कभी कोई सिरा मिलता भी है तो अगले पल फिर गुम हो जाता है। उलझ गए धागों को सुलझाना आसान काम है क्या? क्यों किया मेरे संबंधियों ने मामी जी के साथ ऐसा बर्ताव? किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया हो, हम पर अत्याचार किया हो तो उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उपजे और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की जाए। यह बात तो कोई भी समझ सकता है, किंतु अजब इंसानी फितरत है कि जिसके प्रति हमने स्वयं अथवा हमारे किसी आत्मीय ने अन्याय किया हो उससे भी हम कन्नी काटने लगते हैं, बजाय उससे हमदर्दी जताने की। यही कर रहे थे मेरे अपने भी। हिम्मत नहीं थी उनमें मामी जी की नज़रों का सामना करने की, अतः उन्होंने मामी जी से दूरी बना ली। सब जानते थे कि मामा जी कसूरवार हैं। मामा जी के विमुख होते ही सब रिश्ते बेमानी हो गए। अपने टूटे सपनों की किरची पर अकेली ही बैठी रह गई थी मामी जी। वे सब जिन्हें उन्होंने अपना ही परिवार माना था, अनदेखा करके मुंह फेरे खड़े रहे। विवाह के समय लड़की पति का नाम धारण कर अपनी पुरानी अस्मिता तक पूरी तरह मिटा डालती है,
पर इतना काफ़ी नहीं है शायद। मामी जी का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था, जिसके लिए नियमित रूप से दवा लेते रहना जरूरी था, पर शायद वह ठीक से दवा नहीं ले रही थी। क्या वह अपने जीवन से निराश जानबूझकर ही ऐसा कर रही थी? कौन बताएगा। यदि ठीक से दवा ली होती तो शायद स्ट्रोक ना होता, ऐसा कहना था डॉक्टरों का। स्ट्रोक हुआ भी तो आधी रात को, पास तो कोई था नहीं, अतः बेहोशी की हालत में सुबह तक पड़ी रहीं। सुबह अस्पताल तो ले जाई गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि ठीक समय पर ले जाई गई होती तो शायद बच जाती। मामी जी को गुजरे 6 महीने बीत चुके थे। इस मौके पर हम सब गए थे। उसके बाद हम चाहकर भी दोबारा नहीं जा पाए थे। फिर कभी मम्मी को काम आन पड़ता और कभी मामा जी व्यस्त होते। इस बार मम्मी ने जाने का दृढ़ निश्चय किया तो मेरा मन हुआया साथ जाने का। मैं अब डॉक्टर बन चुकी थी और एमडी में मेरा दाखिला भी हो चुका था। मामी जी मेरी आदर्श थी। उनके न रहने पर भी एक बार फिर मैं उस घर में मामी जी की उपस्थिति महसूस करना चाहती थी। उनके एहसास को अपने चारों ओर जी लेना चाहती थी, जज्ब कर लेना चाहती थी अपने भीतर सदा के लिए। मैंने मामा जी के घर फ़ोन मिलाया तो इस बार उनके पीए की जगह एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। कहीं गलत नंबर न लगा हो, यह सोचकर मैंने मामा जी का नाम लेकर उनसे बात करवाने को कहा। उधर से उत्तर मिला कि अभी वे व्यस्त हैं और मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन करूं। उनके इतने फ़ोन आते रहते होंगे कि उस स्त्री ने मेरा परिचय जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। पर फ़ोन रखने से पहले मैंने ही उत्सुकतावश पूछ लिया, आप कौन बोल रही हैं? दूसरी ओर से उत्तर मिला, गायत्री, उनकी धर्मपत्नी। मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें मामी कभी नहीं कह पाऊँगी, पर इससे फ़र्क ही किसे पड़ता है। जब कुछ कहना चाहिए था, करना चाहिए था, तब कुछ किया नहीं, साहस नहीं जुटा पाई, या ये कहें कि तब मैं इतनी परिपक्व नहीं थी कि स्थिति को, गंभीरता को समझ पाती। पर आज मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि ऐसी स्थिति में अपने पढ़ाई का भेद त्याग उस व्यक्ति का साथ दें जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। जिंदगी जब उठापटक करती है तो शरीर नहीं मन लहूलुहान होता है, और ऐसे में अपनों का साथ जख्मों पर मरहम का काम करता है।